हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। आप सभी भावी शिक्षकों का मैं मुकेश साहू सहर्ष हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा 2021 की तैयारी करवाई जा रही है। प्यारे साथियों, बाल विकास की श्रृंखला का पहला वीडियो आप सभी को सादर समर्पित है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत के विभिन्न टीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त आपको उपलब्ध कराया जाएगा। फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ट्यून सीजी को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम में उपलब्ध रहेगा। तो प्यारे साथियों, तैयार हो जाइए आज के धमाकेदार वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आप सबके समक्ष पहला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करते हैं। अर्थात यहां पर आपको बताना है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो कब से कब तक होता है। ऑप्शंस इस प्रकार से है आपके समक्ष। यहां पर ऑप्शन नंबर ए है 3 से 8 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी है 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी है जन्म से 5 वर्ष तक और ऑप्शन नंबर डी है आपका जन्म से 8 वर्ष तक। क्या होगा जरूर कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था सेंट्रल टीटी 2016 में, जो कि मई महीने में आयोजित की गई थी 2016 में। ठीक है, अब इस प्रश्न का एक इंटरेस्टिंग और मजेदार बात आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो ऑप्शंस है, देखिए चारों ऑप्शंस ना गलत है। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है 2016 में जब मॉडल आंसर जारी किया होगा तो इस प्रश्न को विलोपित किया गया होगा सेंट्रल टीटी बोर्ड के द्वारा। तो प्यारे साथियों, जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका होता है 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, 2 से 6 वर्ष तक आपका क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। ठीक है, देखिए जो बाल्यावस्था है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक है आपका उत्तर बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है वो 2 से 6 वर्ष तक होता है और जो उत्तर बाल्यावस्था होता है वो होता है 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, और कई जो वैज्ञानिक है उसे 6 से 11 वर्ष तक ही मानते हैं, लेकिन जनरली जो उत्तर बाल्यावस्था है उसे 6 से 12 वर्ष तक ही माना जाता है। चलिए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ दिखाना चाहूंगा, उसे देख लीजिएगा। यहां पर देखिएगा, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वह होता है 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है वह होता है 2 से 6 वर्ष तक, और जो उत्तर बाल्यावस्था है ना वो होता है सर जी 6 से 12 वर्ष तक। याद रखिएगा, जो उत्तर बाल्यावस्था होता है वह 6 से 12 वर्ष तक होता है। देखिए, यदि आपके प्रश्न में पूछा जाए सिर्फ बाल्यावस्था तो 6 से 12 वर्ष बताना। ठीक है, ओनली पूछा जा रहा है प्रश्न में कि जो बाल्यावस्था कब से कब तक होता है तो 6 से 12 वर्ष बताना। लेकिन जब पूछा जाए प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक होता है तो बताना 2 से 6 वर्ष तक होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। और जब पूछे आपको उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होता है तो आपको बताना है 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था होता है। ठीक है साथियों, मेरे ख्याल से जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुका है। यहां पर साथ ही में मैं बता देता हूं जो विभिन्न अवस्थाएं होती है मानव जीवन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अवस्था होती है इंसान की वो है पूर्व प्रसूति काल की अवस्था। यह अवस्था जो है गर्भधारण से लेकर के जन्म तक होता है। अर्थात जो 9 महीने मां के कोख में बीतता है, अर्थात 9 महीने, अर्थात बोल सकते हैं 270 से 280 दिन तक। ठीक है, तो ये होता है पूर्व प्रसूति काल की अवस्था। ठीक है, उसके पश्चात जो मानव जीवन की अवस्था होती है वह है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। याद रखिएगा, जो शैशवावस्था है वह जन्म से 2 साल तक, 2 वर्ष तक होता है। चलिए, उसके पश्चात आता है बाल्यावस्था, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। एक है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक होता है, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक होता है। और यदि प्रश्न में पूछे सिर्फ बाल्यावस्था, ओनली बाल्यावस्था, तो आपको बोलना है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। उसके पश्चात होता है बाल्यावस्था के पश्चात जो है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 साल तक होता है। ठीक है, किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है, याद रखिएगा। उसके पश्चात जो है युवावस्था होता है जो कि 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो युवावस्था जो है 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होता है। ठीक है, चलिए, उसके पश्चात है आपका प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था युवावस्था के बाद आता है। प्रौढ़ावस्था जो है 30 वर्ष से 60 वर्ष तक होता है। उसके पश्चात आता है मानव जीवन की जो अवस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था जो है 60 वर्ष से मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो चुका है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ठीक है साथियों, जो पहला प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है वह कब से कब तक होता है तो वो होता है 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। दूसरा प्रश्न कहता है, क्या कहता है भाई,
विकास का शिरः पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। अगर सरल शब्दों में आपको बताऊं तो भाई यहां पूछा जा रहा है कि जो शिरः पदाभिमुख दिशा सिद्धांत है, इसके अनुसार जो विकास की दिशा है वो कहां से कहां तक होती है या फिर किस प्रकार होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके समक्ष इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, ऑप्शन नंबर डी है निम्न से एकीकृत कार्यों की ओर। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर। ठीक है, क्योंकि शिरः पदाभिमुख दिशा सिद्धांत के अनुसार जो विकास की दिशा है वो होती है सिर से पैर की ओर। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न जो है, आप ध्यान रखिएगा, अपने मन में रखिएगा, पक्का इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है, चाहे शिक्षक भर्ती के एग्जाम में बात करें चाहे विभिन्न टीटी में बात करें। ठीक है, तो ये जो दूसरा प्रश्न है ना साथियों, ये पूछा गया था सेंट्रल टीटी 2016 में ही। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन देने वाला हूं जो विभिन्न टीटी के एग्जाम में पूछा गया है और बार बार रिपीट होता है। ठीक है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा साथियों आपसे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पर आपको तैयारी के लिए। ठीक है, लेकिन आप तय करेंगे कि आपके लिए बेस्ट वीडियो कौन सा है। यदि ये वीडियो हमारा आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो निश्चित ही हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप चूंकि शिक्षक बनने वाले हैं, भावी शिक्षक है, और शिक्षक कभी अपने मन के जो विचार है उसे बताने में कभी पीछे नहीं हटते। तो आपके मन में क्या विचार है इस वीडियो के लिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें। तो ठीक है साथियों, एक बार पुनः बता दूं कि जो विकास की दिशा है वो कहां से कहां तक होती है, सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, मतलब किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है उसे आपको बताना है। ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी है आपका संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी आपका है साथियों मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो प्यारे साथियों यहां पर मैं बता दूं, जो मानव विकास के क्षेत्र है ना उसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, एक है संज्ञानात्मक क्षेत्र, एक है संवेगात्मक क्षेत्र और एक है शारीरिक क्षेत्र। तो ये चारों कहां दिख रहे हैं, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, आप खुद ढूंढ लीजिए ऑप्शंस में। मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ये 4 क्षेत्र हैं आपके मानव विकास के, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। मैं इस वीडियो में 30 अति इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबको संप्रेषित करने वाला हूं, माइंड में लोड कर लीजिएगा और एग्जाम में गोली की तरह धड़ाधड़ उतार दीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आपके समक्ष साथियों। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस इस प्रकार है आपके। ऑप्शन नंबर ए है लिखना, ऑप्शन नंबर बी है चढ़ना, ऑप्शन नंबर सी है फुदकना, ऑप्शन नंबर डी है दौड़ना। तो क्या होगा जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। तो प्यारे साथियों यहां पर सबसे पहले तो मैं इसको डील करने वाला हूं। देखिए गतिक कौशल अर्थात शरीर के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा की गई कोई भी क्रिया वो क्या है, गतिक कौशल है। ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ गतिक कौशल नहीं बोला गया है, आपको पूछा गया है सूक्ष्म गतिक कौशल। तो सूक्ष्म गतिक कौशल वे कौशल है जिसमें आप अपना दिमाग बहुत डीपली तरीके से लगाते हैं। ठीक है, ऐसी क्रिया जो आपके शरीर के लिए ना स्वाभाविक नहीं होता। ठीक है, जिसे करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी है दौड़ना। अब दौड़ते हैं हम, वो तो स्वाभाविक सी क्रिया है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता। फुदकना है तो उसके लिए भी भाई दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, नहीं लगाना पड़ेगा। चढ़ना है, किसी भी चीज में हम चढ़ते हैं, वो भी स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है, हम उसके लिए दिमाग लगाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं लगाते। परंतु लिखना जो है वो स्वाभाविक क्रिया नहीं है भाई, इसको सीखना पड़ता है। अगर स्वाभाविक क्रिया होता ना तो सबका हैंड राइटिंग एकदम सुंदर सुंदर बनता, लेकिन जो लिखना है वह एक स्वाभाविक क्रिया ना होकर के एक सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए लिखना। ठीक है, जो लिखना है वह है सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्यारे साथियों ये जो प्रश्न है ना वो पूछा गया है भाई सेंट्रल टीटी 2012 में। ठीक है, तो मैं वादा किया हूं कि सारे क्वेश्चंस ऐसे लाऊंगा जो विभिन्न टीटी एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट होंगे, क्योंकि याद रखिए है ना, जितने भी क्वेश्चंस है ना सारे विभिन्न राज्यों में, जैसे कि टीटी का एग्जाम होता है ना, तो वही क्वेश्चन ना इधर से उधर, एक राज्य से दूसरे राज्य के टीटी में ऐसा होता रहता है। और शिक्षक भर्ती में भी ऐसा ही होता है, विभिन्न टीटी में पूछे गए प्रश्न ही शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है। तो इसलिए मैं ओनली
इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वही आपके समक्ष रख रहा हूं भैया। आप जाने आपको पसंद आता है कि नहीं आता, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, इसका मुझे संतोष है और खुशी भी है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है। अगला प्रश्न बोलता है किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं, अर्थात किशोर किस चीज का अनुभव कर सकते हैं वो आपको बताना है। प्यारे साथियों, ऑप्शंस आप सबके समक्ष है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का अनुभव करते हैं किशोर, या फिर ऑप्शन नंबर बी आत्मसिद्धि के भाव का अनुभव करते हैं किशोर, या फिर ऑप्शन नंबर सी जीवन के बारे में परितृप्ति का अनुभव करते हैं किशोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं किशोर। अब देखिए जो किशोर अवस्था है ना, किशोरावस्था है, वो कहा गया भाई कि ये अवस्था एकदम तूफानों का काल है, ठीक है। किशोरावस्था को तूफानों का काल भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा अंतर्द्वंद चलता है युवाओं में, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। बहुत सारी चिंताएं रहती है कि भविष्य में क्या बनना है, क्या करना है, शादी करना है, अच्छा जीवन साथी कैसा मिलेगा, प्यार का टेंशन, इधर उधर का टेंशन, सारा जो टेंशन है ना इसी अवस्था में रहता है, किशोरावस्था में। अब यहां पर बचपन में किए गए अपराधों के प्रति जो डर का भाव है ना वो बाल्यावस्था में होता है साथियों। ये जो भाव है वो किशोर अनुभव नहीं करते, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, कट गया, ठीक है। आत्मसिद्धि का भाव और जीवन के बारे में परितृप्ति का जो भाव है ये वृद्धावस्था में जो वृद्ध है वो अनुभव करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। अब बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, अर्थात स्वयं में अंतर्द्वंद चलता रहता है युवाओं के, किशोरों के, ठीक है। तो यहां पर जो है जो किशोर होते हैं उसके अंदर जो है वो एक बड़ा भयंकर तूफान चलता रहता है, अंतर्द्वंद चलता रहता है और बहुत सारी चिंताओं से ग्रसित भी होता है। तो यही जो है अनुभव करता है कौन? किशोर, ठीक है। तो किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है सेंट्रल टीटी 2012 में। और देखिए जो छत्तीसगढ़ टीटी है ना वहां सेंट्रल टीटी के जो बहुत सारे प्रश्न है वो रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा सेंट्रल टीटी के जो प्रश्न है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के जो छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा है सीजीटीटी है उसके प्रश्न भी बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए, बिंदास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों अगला जो प्रश्न है वो आप सबके समक्ष है। अगला प्रश्न कहता है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शंस इस प्रकार से है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो क्या आंसर होगा आप निश्चित ही कमेंट के माध्यम से मुझसे पहले बता सकते हैं। चलिए अब जो अवधारणा होता है भाई, गणित के अवधारणा हो गए, हिंदी के अवधारणा हो गए, तो बहुत सारे विभिन्न विषयों के विभिन्न अवधारणाएं होते हैं। अब अवधारणाएं जो है वो बुद्धि से संबंधित है, हम समझते हैं ना। गणित के अवधारणाएं हैं उसको हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और समझते हैं, तो वो किसका काम है भाई? वो बुद्धि का काम है ना। तो अवधारणाओं को समझना होता है, तो अवधारणाएं बुद्धि से रिलेटेड है। अब यहाँ पर बुद्धि से रिलेटेड कौन सा विकास है भाई? बौद्धिक विकास है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए, ठीक है। क्योंकि अवधारणाएं बुद्धि से रिलेटेड है और बुद्धि जो है बौद्धिक विकास से रिलेटेड है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? बौद्धिक विकास हो गया। क्योंकि जो अवधारणा है वो रिलेटेड नहीं है शारीरिक विकास से, ना ही रिलेटेड है संवेगात्मक विकास से और ना ही रिलेटेड है सामाजिक विकास से, ठीक है। अवधारणाएं जो है वो रिलेटेड है बौद्धिक विकास से, तो वही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है सेंट्रल टीटी 2011 में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो साथियों धुआंधार यह वीडियो अगर पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा साथियों, ठीक है। देखिए अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आए, कुछ कमी रह जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में दर्शा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लाइक या कमेंट करते हैं ना साथियों, तो बता रहा हूं हृदय गदगद हो जाता है और आपके लिए बहुत कुछ करने का और ऊर्जा से आपके लिए कार्य करने का मन करता है। तो लाइक जरूर कीजिएगा हमारी इस वीडियो को। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है या फिर गलत है आपको बताना है, और क्यों सही या गलत है ये भी आपको बताना है ऑप्शंस के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन नंबर बी कहता है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी कहता है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है।
तो भैया मैं आपसे पूछता हूं कि एक बच्चे का उचित विकास तभी होगा ना जब उसका जो शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो पाए, है कि नहीं साथियों? आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा कमेंट में। और अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं साथियों, तो निश्चित ही एक सुंदर मन के लिए एक सुंदर शरीर और स्वस्थ शरीर चाहिए, ठीक है, तभी एक बच्चा जो है विकास कर सकता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी में लिखा है कि भाई बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इस कथन को सही ठहराता है कौन? ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, ठीक है। क्योंकि शारीरिक विकास हो रहा है तभी एक बच्चा जो है बहुत सारे क्षेत्रों में विकास कर सकता है, हर क्षेत्र में विकास कर सकता है। यदि उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है तो हर क्षेत्र में वह पीछा हो जाएगा, ठीक है, पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा साथियों। और ये प्रश्न पूछा गया है सेंट्रल टीटी 2011 में। तो सारे के सारे प्रश्न रिपीटेड विभिन्न टीटी एग्जाम में पूछे गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है भाई? तो अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो यहां पर ऑप्शन इस प्रकार से है, देख लीजिएगा। शारीरिक विकास, वातावरण। ऑप्शन नंबर बी है संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विकास, वातावरण। ऑप्शन नंबर डी है संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो भैया पहला ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, शारीरिक विकास और वातावरण। क्या सिर्फ वातावरण से शारीरिक विकास हो पाएगा? क्या नहीं, आपको खाना पड़ेगा, अपना देखभाल करना पड़ेगा, तब ना जाके शरीर का विकास होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उचित नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। तो भाई जो ज्ञान का विकास है और परिपक्वता एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है, क्योंकि जो परिपक्वता है ना साथियों, वो संबंधित होता है इंसान के अंदर मौजूद संवेगों से, वेगों से, जो भाव होते हैं उनसे संबंधित रखता है परिपक्वता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विकास और वातावरण। तो भाई वातावरण में ही जाएगा बच्चा तब जाके सामाजिक विकास होगा क्या? नहीं, उसके घर में भी तो सामाजिक विकास हो सकता है बच्चे का, तो ये भी उचित नहीं है, तीसरा जो ऑप्शन है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है संवेगात्मक विकास और परिपक्वता। तो मैंने अभी बताया कि जो परिपक्वता है वो इंसान के शरीर में जो उपस्थित वेग है, संवेग है, जो भाव है, उससे रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। तो जो संवेगात्मक विकास है वो परिपक्वता से निश्चित ही संबंध रखता है, संबंधित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो संवेगात्मक विकास और परिपक्वता एक दूसरे से संबंध रखते हैं, यही मिलान उचित है। प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न है वो सेंट्रल टीटी 2013 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए। प्यारे साथियों, एक चीज मैं बता दूं, ये तो बाल विकास का श्रृंखला जो है उसकी शुरुआत कर दिया गया है हमारे चैनल के थ्रू। अब गणित और जो बाकी विषय है, हिंदी, इंग्लिश, सबके जो वीडियोस है वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। तो दिल थाम के इंतजार कीजिएगा, बैक टू बैक वीडियो देंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, मानव विकास खाली स्थान है, ठीक है। तो क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है। ऑप्शन नंबर डी कहता है ए और बी दोनों। तो क्या सही है? बिल्कुल बहुत आसान सा प्रश्न है, सेंट्रल टीटी 2014 में पूछा गया था। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे से पहले देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो मानव विकास है इसके अंतर्गत वृद्धि भी आएगा और विकास भी आएगा, ठीक है। वृद्धि और विकास दोनों आएंगे। तो मानव विकास में भाई इंसान के शरीर का भी विकास होता है और साथ ही साथ उसके गुणों का भी विकास होता है। तो जो विकास है ना, मानव विकास है, वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो इस कारण से ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों के दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है आपका शैशव काल की अवधि क्या है, आपको बताना है। तो मैंने सबसे पहले प्रश्न में ही बता दिया था कि जो शैशवावस्था है, शैशव काल है, उसकी अवधि होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। इसमें कोई कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, फटाक से आंसर करेंगे। और यह प्रश्न पूछा गया था सेंट्रल टीटी 2015 में, ठीक है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देते जा रहा हूं, ठीक है साथियों। एक बार पुनः बता दूं, जो शैशवावस्था है, शैशव काल है, वो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों।
प्रश्न नंबर 11 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो यहां पर विकास और अधिगम के बीच के संबंध को बताना है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर बी है अधिगम विकास के पीछे रहता है, ऑप्शन नंबर सी है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, ऑप्शन नंबर डी है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से संबंधित अंतः संबंधित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए पर बात कर लेते हैं। तो विकास अधिगम से स्वतंत्र है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम विकास के पीछे रहता है, तो नहीं भैया, अधिगम और विकास दोनों साथ साथ चलने वाले प्राणी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका कट हो गया। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, तो समानार्थी शब्द नहीं है भाई, अधिगम और विकास दोनों अलग अलग चीज है, तो ये भी कट हो गया। अब अंतिम में कौन बचा? ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, आप लोग तो समझदार है, जो अंतिम में बची वही तो तुम्हारे आंसर रहेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली, लेकिन क्या है, पढ़ लेते। ऑप्शन नंबर डी, हवा संगवारी हो, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट कथन है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम और विकास जो है एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक, तो प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न है ना, वो पूछा गया था सेंट्रल टीटी 2015 में। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो विभिन्न टीटी के एग्जाम में पूछे गए होंगे ही, उसे ही मैं पकड़ के खींच करके आप सबके लिए लाया हूं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब देखिए, परवर्ती बाल्यावस्था का तात्पर्य आप क्या समझेंगे? इसका मतलब ही है उत्तर बाल्यावस्था को ही परवर्ती बाल्यावस्था कहते हैं। देखिए, एक होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, कौन सा बाल्यावस्था? प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसे जाना जाता है किस नाम से? पूर्ववर्ती बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। और जो उत्तर बाल्यावस्था है ना, उत्तर बाल्यावस्था है, इसे जाना जाता है परवर्ती बाल्यावस्था के नाम से। तो मैंने शुरू में ही बताया था, पहले क्वेश्चन में ये डील किया था कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष तक होता है, और जो उत्तर बाल्यावस्था है अर्थात परवर्ती बाल्यावस्था है वह 6 से 12 वर्ष तक होता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक 6 से 11 वर्ष भी मानते हैं। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक दिया रहेगा तो 6 से 12 वर्ष टिक लगाएंगे, और 6 से 12 वर्ष ना देकर के 6 से 11 वर्ष आपको दिया रहेगा तो 6 से 11 वर्ष आपको टिक लगाना है। ठीक है साथियों, चलिए तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। ये जो प्रश्न है वो सेंट्रल टीटी 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 6 से 11 वर्ष। तो मैंने बता रखा है साथियों आपको, जो परवर्ती बाल्यावस्था होता है, उत्तर बाल्यावस्था उसी को कहते हैं। जो उत्तर बाल्यावस्था होता है, परवर्ती बाल्यावस्था होता है, वह होता है 6 से 12 वर्ष, और कुछ वैज्ञानिक जो है 6 से 11 वर्ष भी मानते हैं। क्योंकि यहां पर ऑप्शन में 6 से 12 वर्ष नहीं दिया गया है, 6 से 11 वर्ष दिया गया है, तो 6 से 11 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, 6 से 11 वर्ष इस प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? अर्थात सरल शब्द में कहूं तो संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर बी है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। ऑप्शन नंबर सी है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। चलिए एक एक करके ऑप्शंस पर चर्चा कर लूं। ऑप्शन नंबर ए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो क्या परीक्षाओं का आयोजन करके संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा रतीश ना गुरुजी हो तो पूरा परीक्षा दिला दिला के पूरा बुद्धिमान बन जाते हैं, नहीं? सही बात है नहीं का? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल फिट नहीं बैठता, तो इसे डिलीट मारो। ऑप्शन नंबर बी है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तो पारंपरिक पद्धतियों से ही संज्ञानात्मक विकास हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है साथियों, क्योंकि समय परिवर्तित होता जाता है और बच्चों की मानसिकता में भी परिवर्तन आता जाता है। तो परिवर्तन समय के अनुसार से ही गतिविधियां होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे भी मैं सहमत नहीं हूं, तो ऑप्शन नंबर बी भी डिलीट मारिए। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो याद रखिए, कभी भी व्यक्तिगत गतिविधि अगर कराए ना तो बच्चा कभी भी संज्ञानात्मक विकास कर ही नहीं सकता, उसका संज्ञान का विकास होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी डिलीट कीजिए, इससे भी मैं असहमत हूं। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए क्या कहता है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण
वातावरण उपलब्ध कराना। और निश्चित ही जब विविधतापूर्ण विविध भरे वातावरण जो है इंसान को, एक बच्चे को मिलता है और बहुत ही समृद्ध और उचित वातावरण मिलता है ना साथियों, तो एक बच्चे का जो है संज्ञान में बड़ी तेजी से विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। यह भी प्रश्न साथियों पूछा गया है सेंट्रल टीटी 2014 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है भाई, असत्य है, उसी को बताना है। तो यहां पर ना जब प्रश्न पढ़ते हैं, एग्जाम दिलाने जाएंगे, ये नहीं है वाला थोड़ा सतर्क रहना। पता चला हम लोग सोच रहे हैं सत्य है और उसी को टिक लगा दिए आंसर है करके, और इधर लिखा है सत्य नहीं है, तो ये गड़बड़ और घोटाला दोनों हो जाता है। तो आराम से बनाना है ना, एकदम धीरे 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 सोच समझ के बनाना पेपर को। ठीक है, चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन नंबर बी है, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी जो है एक विशेषताएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने एक खतरे हैं। बाल्यावस्था में खतरा है, ठीक है, किशोरावस्था में खतरा है, ठीक है, युवावस्था में खतरा है। तो हर एक अवस्था में अपने कुछ खतरे होते हैं। तो बिल्कुल सही है, सत्य है ये कथन जो ऑप्शन नंबर ए है। और जो सत्य नहीं है उसी को आपको ढूंढना है और उसी को पकड़ के टिक लगा देना है आंसर के रूप में। चलिए ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी को छोड़ो, पहले ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा डील कर दूं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो भाई निश्चित ही विकास जो है सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता ही है, क्योंकि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो किससे संबंधित है? वातावरण से संबंधित है, और वातावरण जो है विकास को प्रभावित करता ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सत्य वचन है, ठीक है, सत्य है कथन जो है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो निश्चित ही विकास की प्रत्येक अवस्था की भाई एक निश्चित ही आवश्यक विशेषताएं होती है। तो ये भी जो कथन है वो परफेक्ट है, सत्य है। अब जो कथन असत्य है वो उसे ही आपको आंसर के रूप में करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सत्य वाले कथन है। तो जो बचा कौन? बी, तो यही कथन असत्य होगा। देख लेते हैं क्या है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता। देखिए उकसाना का तात्पर्य है बढ़ावा देने से, ठीक है। तो भाई जब हम किसी बच्चे को बढ़ावा देंगे, है ना, तो निश्चित ही वह विकास करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है? विकास बढ़ावा देने से नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका असत्य है, असत्य कथन है ये ऑप्शन नंबर बी, और उसी की तलाश हमें करना था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये जो प्रश्न है आपका राजस्थान टीटी में पूछा गया था 2011 में, ठीक है, राजस्थान टीटी 2011 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मन में एकदम छाप लीजिए, मन के कैमरे से फोटो खींच लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन नंबर बी है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो यहां पर मैं सिंपल से कहूं तो बाल्यावस्था के लिए कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है वही आपको खोजना है। देखिए कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो भाई सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये तो बच्चे करते ही हैं बाल्यावस्था में, तो ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो निश्चित ही व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है बाल्यावस्था में, खुद खाता है खुद नहाता है ना बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था होता है ना, कब से कब तक? 2 से पूरा 12 वर्ष तक चलता है। तो 12 वर्ष का जो बच्चा है वो खुद नहाएगा खुद खाएगा ना। कि ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा महापुरुष होगा जो खुद नहाता नहीं हो, खुद खाता नहीं हो। भाई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो अलग बात है ना, अगर स्वस्थ है अच्छा है तो 12 वर्ष का जो बच्चा है वो खुद से हर चीज कर लेता है लगभग, ठीक है। तो व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने बिल्कुल सही कथन है भाई। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो जो बाल्यावस्था में जो बालक है वो अपने हम उम्र बालकों के साथ रहता ही है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। और जो उपयुक्त नहीं है उसी को बताना है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी बच गया है, ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अर्थात क्या है पुरुषोचित? मतलब जो पुरुष के कर्तव्य है जो प्रौढ़ावस्था में होता है ना, ठीक है। एक पुरुष है तो अपना फैमिली चलाएंगे, एक स्त्री है तो स्त्री के एक दायित्व होते हैं। तो पुरुष और स्त्री के जो दायित्व है वो बाल्यावस्था में होता है क्या? भाई बाल्यावस्था में हम स्वच्छंद होते हैं, ना घर चलाने का टेंशन, ना फैमिली को पालने का टेंशन। तो बाल्यावस्था के लिए ये कथन जो है अनुचित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, क्योंकि यह कथन जो है अनुचित है और अनुचित की ही तलाश करना है, जो उपयुक्त नहीं है उसी की तलाश करना था।
चलिए, ये प्रश्न जो है राजस्थान टीटी 2011 में पूछा गया था साथियों। ठीक है, तो सारे के सारे विभिन्न टीटी में पूछे गए प्रश्न ही हैं और ऐसे ही प्रश्न और ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा। जितना लाइक करेंगे साथियों उतना जो मेरा जो उत्साह है वो वर्धन होगा, बढ़ेगा, है ना, उत्साह वर्धन होगा। मैं आपके लिए जबरदस्त से जबरदस्त वीडियो लाता रहूंगा, सिर्फ बाल विकास के नहीं, हिंदी के, इंग्लिश के, आपके मैथ्स के, सबके, पर्यावरण के साथ में इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबके वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मेरा उत्साह वर्धन तभी होगा जब आप लाइक करेंगे, आपका आशीर्वाद देंगे। ठीक है, लाइक करके आपको शांत नहीं होना है, कमेंट भी करना है। प्यारे से कमेंट के लिए मैं तरसता रहता है साथियों। चलो अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है विकास का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी कहता है अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी कहता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी कहता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। और मैं कहता हूं साथियों, विकास क्या है? विकास जो है जब हम परिपक्व होते जाते हैं, जैसे जैसे परिपक्व होते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे अनुभव में भी वृद्धि होती जाती है, और जब अनुभव में वृद्धि होती जाती है साथियों तो हमारा विकास होने लगता है। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर के लिए। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला ही क्या है? विकास है आपका। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है साथियों राजस्थान टीटी 2011 में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको याद रखना। ये 30 के 30 प्रश्न, जितने भी वीडियो में मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, सारे प्रश्न आपके मन में होना चाहिए। सभी प्रश्नों को एक कैमरे की भांति आप फोटो खींच के रख लीजिएगा। आपका आंख नहीं, आपका कैमरा है, और कैमरा होना ही चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी आपके आगामी एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है साथियों, क्योंकि खिलौनों से कब खेलता है एक बालक जो है? जब लगभग वो 1.5-2 साल का होता है, उसके बाद खेलना स्टार्ट कर देता है। वो 4 से 5-6 साल तक खेलता रहता है। ठीक है ना, आप भी खेले होंगे, खेले होंगे का घर घर खेले हो, और का पता नहीं का खेल है ना, घर घर ज्यादा खेलते लेकिन मेरे ख्याल से। अब आप मन का खेल खेले हो बचपन में ना, है ना, 2 से 6 वर्ष के बीच में का खेल खेले हो, पक्का कमेंट बॉक्स में बता दो, और अगले वीडियो में पक्का मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है शैशवावस्था, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो भाई मैं बता दूं, जब बालक जो है 2 साल हो जाता है उसको, और लगभग 6 साल तक वो है, 2 से 6 साल तक के वो क्या खेलता है? खिलौनों से खेलता है। अब ये उम्र आगे और पीछे भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 से 6 तक ही खेले, लेकिन अमूमन जो है सामान्यतः जनरली जो है बच्चा जो है 2 से 6 के बीच में ही खेलता है, खिलौनों से बहुत प्यार करता है ना। अब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साथियों पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से 6 वर्ष तक होता है, और इसी एज के जो बच्चे हैं वो खिलौनों से खेलते हैं और खिलौनों से एकदम ज़्यादा मोह रखते हैं। ठीक है साथियों, रियलिटी चीज़ है। 2 से 6 वर्ष के बीच में जो जितने भी बच्चे आपको मिलेंगे उसके पास जाएंगे, अगर वो खिलौनों से खेल रहा है, उसके खिलौनों को छीन कर देखिए, उस बच्चे को ना ऐसा पीड़ा होगा कि मेरा ताजमहल लूट लिया रे करके, इतना रोएगा, आप हलाकान होकर तुरंत उसके खिलौनों को वापस कर दोगे। बहुत ज़्यादा प्यार होता है उस एज में, 2 से 6 वर्ष के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है बच्चों को खिलौनों से। ठीक है, एकदम सजीव की तरह मानते हैं, बातें भी करते हैं खिलौनों से, आप कभी देख लेना, है ना। तो ठीक है साथियों, ये जो प्रश्न है वो राजस्थान टीटी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? फिर से नहीं है, इसको ध्यान दिया करो, ये राजस्थान टीटी 2011 में पूछा गया था साथियों। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ दो, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था अर्थात 2 से 6 की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो भैया पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष तक होता है, और 2 से 6 के बीच में जो बच्चा है वो खेलता ही है, तो खेलने की अवस्था है बिल्कुल। ठीक है, तो जो खेलने की अवस्था है वो विशेषता है पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों की, है ना। ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रश्न करने की अवस्था, तो 2 से 6 के बीच में ना बहुत प्रश्न करते हैं बच्चे जो है, तो ये भी विशेषता है। ठीक है, और अनुकरण करने की अवस्था, तो इस एज में ना 2 से 6 के बीच में जो बच्चे हैं वो अनुकरण भी करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये भी विशेषता है पूर्व बाल्यावस्था की। जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है ना, ये तीनों ही विशेषता है पूर्व बाल्यावस्था की, लेकिन जो विशेषता नहीं है ना उसी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, क्योंकि वही बच गया है, क्योंकि बी, सी और डी तो वो विशेषता है भाई। अब ऑप्शन नंबर डी कहता है दल समूह में रहने की अवस्था, तो दल और समूह में रहने की अवस्था जो है वो उत्तर बाल्यावस्था में होता है, जो कि 6 से 12 वर्ष के एज में होता है। ठीक है, तो ये जो है दल समूह में रहने की अवस्था जो है विशेषता नहीं है पूर्व बाल्यावस्था की, और जो विशेषता नहीं है उसी को आपको तलाशना था, उत्तर बनाना था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल समूह में रहने की अवस्था।
चलिए साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन नंबर सी है संख्या, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो भाई बाल्यावस्था अर्थात लगभग आप मान के चलिए 6 से 12 वर्ष, ठीक है, सिर्फ बाल्यावस्था कहा जाता है, तो बाल्यावस्था का तात्पर्य 6 से 12 वर्ष का होता है, ठीक है। तो 6 से 12 वर्ष में एक जो बच्चा है ना, वो द्रव्यमान को भी समझ लेता है, अर्थात एक हल्का चीज दे दो एक बच्चे को और एक भारी चीज दे दो तो वो समझ जाता है। मान लो एक जन लड़का है, ओला दे देता हूँ, एक हाथ में लोहा एक हाथ में प्लास्टिक, मैं कहूँ कौन भारी है ले बता तो उस बिल्कुल बता दी कि लोहा ज्यादा भारी है, ठीक है। तो उसे द्रव्यमान की समझ हो जाती है 6 से 12 वर्ष में, अर्थात बाल्यावस्था में एक बच्चे को। उसी प्रकार संख्या को भी जानना सीख जाता है। उसके हाथ में मैं 5 कंचे दूं और एक हाथ में दूं 10 कंचे, तो वो समझ जाएगा ना। मैं बोलूंगा भैया 5 ठी कंचा कते हाथ में है, तो बता दी बिल्कुल गिन के फटाफट कि ये हाथ में भाई 5 ठी कंचा है, और कते हाथ में 10 ठी कंचा है कहूँ तो फटाफट गिने हो तुरंत बता दी ये हाथ में 10 ठी कंचा है। तो ओला संख्या के भी ज्ञान हो जाते हैं, ठीक है। वही प्रकार से एक जो लड़का है, एक बच्चा है, ओला क्षेत्र के भी ज्ञान हो जाते। मान लो मैं खेत तरफ लेके पूछूं, बता बेटा कते खेत छोटे हो कते बड़े, तो बिल्कुल बता दिए। जो छोटे खेत थे वो बता दिए छोटे हवे के खेत था, ठीक है, और जो बड़े खेत थे ओला बता दी कि ये बड़े हवे के। तो जो एक बाल्यावस्था में एक लड़का होते, बालक होते, ओला तीनों चीज के ज्ञान हो जाते, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के। तो यही आपके आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर डी ही आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वृद्धावस्था में? तो जो शर्म और गर्व जैसी भावना का जो विकास है वो होता है बाल्यावस्था में, ठीक है। शर्म और गर्व जो भावना है उसका विकास बाल्यावस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बाल्यावस्था, ठीक है साथियों। ये जो प्रश्न है 20वां प्रश्न है वो पूछा गया है छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा 2011 में, ठीक है साथियों। तो छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा 2011 में पूछा गया है, मतलब इस साल भी हो सकता है पूछ ले, तो इसको एकदम मन में छाप लीजिएगा, फोटो खींच के रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है आपको बताना। फिर से नहीं है, ये दिल याद रखे करो, काबर यही दिक्कत पैदा करते, पता चली समन का है तेला बताते ना, वही में पूछे का नहीं है, ठीक है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है वो आपको बताना है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता जो है वो शैशवावस्था की विशेषता है, क्योंकि बच्चा जो है वो तीव्र गति से सीखता ही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो एक शैशव होता है, एक शिशु होता है, उसमें जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, तो ये भी विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो एक शैशव है, एक शिशु है, वो अनुकरण करता है और सीखने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है आपका विशेषता है शैशवावस्था की, और जो विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन बच गया? ऑप्शन नंबर सी। तो चिंतन प्रक्रिया, तब भाई शैशवावस्था में एक बच्चा जो है चिंतन नहीं करता, वो जब बाल्यावस्था के अंतिम स्टेज में आता है ना तब चिंतन शुरू करता है। तो ये आपके शैशवावस्था की विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया, तो वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सही हो जाएगा आपके प्रश्न क्रमांक 21 के लिए। और ये 21वां प्रश्न भी छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा सन 2011 में पूछा गया था, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छाप लीजिए मन में। चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शंस इस प्रकार से है, कोलेसेनिक, पियाजे, स्किनर, हर्लॉग, ठीक है। तो कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर करें, क्योंकि एकदम आसान वाला प्रश्न है। साथियों मैं बता दूं, जो ऑप्शन नंबर सी स्किनर महोदय है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्किनर जी के अनुसार ही विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रिपीट होगा, मन में छाप दीजिएगा। छत्तीसगढ़ टीटी 2011 में इसे भी, इस प्रश्न को भी पूछा गया था, ठीक है। तो अभी छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उसकी बौछार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23वां है, बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कब से कब तक होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। तो मैं बता चुका हूं भैया, जो बाल्यावस्था सिर्फ बाल्यावस्था पूछे तो 6 से 12 तक होता है। उत्तर बाल्यावस्था जो है वो भी 6 से 12 वर्ष तक होता है। पूर्व बाल्यावस्था वो होता है 2 से 6 वर्ष तक। यहाँ पर पूछा गया बाल्यावस्था कब तक होता है, ठीक है। तो कब तक होता है भाई? 12 वर्ष तक होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष तक, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये बता दूं भैया, ये 23वां प्रश्न भी छत्तीसगढ़ टीटी, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मन में छाप लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अगर सिंपल शब्दों में कहूं ना तो भाई इंसान के व्यक्तित्व का विकास कब होता है, यही आपको बताना है। छत्तीसगढ़ टीटी 2011 में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सन 2011 में पूछा गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन इस प्रकार है, अधिगम एवं वृद्धि,
व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो एक इंसान का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो कब विकास की ओर अग्रसर होगा? जब इंसान के शरीर का वृद्धि होगा और उसके अधिगम में भी वृद्धि होगा। अर्थात इंसान का शरीर भी एकदम जबरदस्त है, तगड़ा, एकदम हेल्दी है और वो बंदा टैलेंटेड भी है, तो निश्चित ही उसका पर्सनालिटी एकदम झक्कास होगा। ठीक है, तो व्यक्तित्व विकास किससे रिलेटेड है? अधिगम एवं वृद्धि से। तो ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ टीटी 2011 में पूछा गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो भैया यहाँ पर जो विकास के बारे में मैं बता दूं, विकास के अंतर्गत मात्रात्मक वृद्धि भी होता है और गुणात्मक वृद्धि भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि है ना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विकास है वह वृहद होता है, उसमें आकार में भी वृद्धि होता है, सोच, समझ और कौशल में भी वृद्धि होता है, गुण में भी वृद्धि होता है। तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, इस प्रश्न को भी पूछा गया था साथियों छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा 2011 में, तो इसको भी मन में छाप लीजिएगा। बिल्कुल अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा साथियों तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, वीडियो लंबा जाता है क्योंकि एक एक चीज डील करता हूं और यही आपके एग्जाम में काम आएगा। अगर वीडियो लंबा जा रहा है तो जाने दो, उसकी परवाह आप मत कीजिए। आपके पास डाटा है, आपके पास समय, आप पढ़िए ईमानदारी से, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा। वीडियो लंबा है करके वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। अगर फायदा लेना है तो एक एक पल आप हमारे वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिए। चलिए अगला प्रश्न कहता है साथियों, परिपक्वता का संबंध किससे आपको बताना है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मक क्षमता से है या फिर रुचि से है? तो प्यारे साथियों जैसे जैसे परिपक्वता होती जाती है ना, वैसे वैसे इंसान विकास करता जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विकास जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी आपको पूछा गया था छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सन 2011 में साथियों। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मन में छाप लीजिएगा। ठीक है, तो परिपक्वता का संबंध किससे है भाई? ऑप्शन नंबर ए विकास से है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है आपको बताना है। तो भाई मैं एक बार आपको बता चुका हूं कि जो किशोरावस्था होता है वो बहुत तूफानों का काल होता है। उसमें जो किशोर है, जो बालक है किशोरावस्था में, उसके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, ढेर सारी चिंताएं होती है, इस कारण से वह चिड़चिड़ा भी होता है। तो तनाव चिंता है, अर्थात उसके अंदर तनाव होगा और क्रोध भी होगा। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन था शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, परंतु जो तनाव और क्रोध की अवस्था है वह है किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था ही तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। याद रखिएगा, मन में छाप के रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न भी आपको पूछा गया था छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा सन 2011 में और इस वर्ष भी आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो भाई जो स्मृति है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्नायु मंडल, ऑप्शन नंबर बी है स्मृति, ऑप्शन नंबर सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी है समायोजन। तो मैं यहाँ पर शॉर्टली बता देता हूँ, जो स्मृति है, अभिप्रेरणा है और समायोजन है, ये तो बुद्धि से संबंधित है, अर्थात मानसिक विकास का क्षेत्र है। जो स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन है वह मानसिक विकास का क्षेत्र है, परंतु आपको पूछा गया है शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो स्नायु मंडल आपका आंसर हो जाएगा। स्नायु मंडल जो है वो शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ठीक है, स्मृति, समायोजन और अभिप्रेरणा जो है मानसिक विकास का क्षेत्र है, याद रखिएगा, और स्नायु मंडल जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जिसे आपको बताना था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्नायु मंडल। ठीक है, और ये प्रश्न जो साथियों छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा सन 2011 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों होता है भाई? तो ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। तो भाई जाहिर सी बात है शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शारीरिक प्रक्रियाएं होती है और गत्यात्मक विकास होती है, शारीरिक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका परफेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दूं ये प्रश्न भी आपको छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा सन 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो 4 कथन दिए गए हैं, तो जो सही कथन है उसी को आपको आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं होता, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस पर। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, तो ऐसा नहीं है भैया लइका मन हमन पढ़ाबो तो अपनो दिमाग लगे ना, ऐसे नहीं हमन पढ़ा भीच सीखी, अपनो दिमाग लगाते अपनों से सीखते लइका मन, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है, अनुचित है, असत्य कथन है, और जो सत्य कथन है उसी की तलाश करना है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। तो भैया अधिगम में प्रवेश करने से पहले बच्चों को बहुत सारा कुछ पता होता है, उसको सब्जियों के बारे में पता होता है, अपने आसपास की चीजों के बारे में पता होता है, बहुत सारी बातों के बारे में पता होता है ना। एक व्यस्क की तरह वह भाषाई क्षमता रखता है ना।
तो ये भी अनुचित है, असत्य है ऑप्शन नंबर सी वाला कथन। ऑप्शन नंबर बी वाला कथन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला कथन कहता है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। तो विद्यालय में आने से पहले बच्चों को रंग रंग के ज्ञान हो जा रहे थे, गाँव में एकदम सारा बहुत कुछ जानते हो, अभी अभी बताऊं जस्ट ऑप्शन नंबर सी के सीला डील कर रहा हूं, ठीक है। तो विद्यालय में आने से पहले जो लड़का है, बच्चा है, वो बहुत कुछ जानत रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी का है असत्य है। अब बच्चे कौन, ऑप्शन नंबर ए, तब वही का हुई हमारा आंसर हुई, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो निश्चित ही देखो हम ना टीचर हरन लड़का मतलब पढ़ा देथन, मार्गदर्शन कर देथन, लेकिन भाई ज्ञान के सृजन खुद लड़का स्वयं अपने आप में करते, ठीक है। तो ये कथन जो बिल्कुल एकदम सटीक है, एकदम सत्य है। तो जो सत्य कथन है फिर तलाश करना रही से, तो ऑप्शन नंबर ए ही सत्य कथन है और यही आपके आंसर हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये कथन सत्य है, यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा गया है साथियों उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सन 2011 में। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। चलिए, तो ये 30 प्रश्नों का जो वीडियो है आप सबको संप्रेषित कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, अन्यथा अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट में हमारी कमी हमें बता सकते हैं। एक बात और बता दूं कि फ्री पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां सर्च मारिए स्टडी ट्यून सीजी, तो आपको मिलेगा एक ग्रुप स्टडी ट्यून सीजी, जहां पर मेरे चैनल का लोगो भी लगा होगा, आप देख सकते हैं। तो वहां पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा, ठीक है साथियों। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक, उनकी भी मदद जो है हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स खुले हैं आपके लिए, आपके अच्छे कमेंट का वेट जो है, इंतजार जो है मैं करूंगा, तो बिल्कुल कमेंट भी कीजिएगा साथियों। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सब मस्त पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए शिक्षक भर्ती में, जल्दी से आप पास आउट हो शिक्षक पात्रता परीक्षा में। चलिए विदा।